आज के वर्चुअल क्लास में हम अंतर एलीली पारस्परिक जीन प्रक्रिया के अंतर्गत बहुएलीलता का अध्ययन करेंगे। आइए जानें बहुएलीलता क्या होती है। मेंडल के अनुसार किसी आनुवंशिक लक्षण का नियंत्रण किसी एक जीन के दो एलील्सों के द्वारा होता है, परंतु बहुएलीलता में आनुवंशिक लक्षण का नियंत्रण एक जीन के दो से अधिक एलीलों के द्वारा होता है। जब एक जीन के दो से अधिक एलील्स होते हैं और वो आपस में अंतरक्रिया करके किसी आनुवंशिक लक्षण का नियंत्रण करते हैं तो इस घटना को हम बहुएलीलता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मल्टीपल एलीलिज्म कहा जाता है। मानव में जो रुधिर वर्ग की वंशानुगति होती है वह एक बहुएलीलता का उदाहरण होता है। आइए मानव में रुधिर वर्ग की वंशानुगति को देखें। मानव के रक्त का रंग लाल होता है, परंतु मानव में 4 प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाते हैं, जिसका पता कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1903 में पता लगाया था इस बात का, जिसके लिए उसे सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया था कि मानव का जो रक्त वर्ग होता है वह 2 विशेष प्रकार की प्रोटीनों पर निर्भर करता है। इन्हें क्रमशः हम एंटीजन तथा एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन आरबीसी के झिल्ली में पाए जाने वाली एक विशेष प्रोटीन है और एंटीबॉडी रक्त के द्रव भाग यानी प्लाज्मा में पाई जाती है। और एंटीजन और एंटीबॉडी के हिसाब से कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया कि मानव में निम्न 4 प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं, ए, बी और ओ। इसमें से ये जो रक्त वर्ग हैं ये चारों, इसमें से रक्त वर्ग ए में जो एंटीजन होता है वह ए होता है, बी में बी होता है और ए बी में दोनों प्रकार के एंटीजन आरबीसी के झिल्ली में पाए जाते हैं और रक्त वर्ग ओ में इन दोनों में से कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। रक्त वर्ग ए में प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो एंटीबॉडी होती है वह बी होती है। एंटीजन से डिफरेंस करने के लिए यहाँ एंटीबॉडी को इस मान से दिखाया जा रहा है। और रक्त वर्ग बी में जो एंटीबॉडी प्लाज्मा में मिलती है वो होती है ए। जो रक्त वर्ग ए बी होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है और जो रक्त वर्ग ओ होता है इसमें एंटीबॉडी ए भी होती है और बी भी होती है। तो इस प्रकार से 4 रक्त वर्गों का पता कार्ल लैंड स्टीनर ने लगाया था। रुधिर वर्ग की जो वंशानुगति होती है उसकी खोज सन 1925 में उसकी वंशानुगति की खोज किस प्रकार से रुधिर वर्ग निर्धारित होता है मनुष्य में, इसकी खोज बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। बर्नस्टीन ने सन 1925 में बताया था कि मानव में जो रुधिर वर्ग की वंशानुगति होती है वह आई जीन के द्वारा होती है और इस आई जीन के में 3 एलील्स होते हैं, आई ए, आई बी तथा आई ओ। इस आई जीन में ये 3 एलील्स होते हैं। रक्त वर्ग ए कैसे हो सकता है? जब किसी व्यक्ति की जो जीनी संरचना आई जीन के लिए इस प्रकार से हो, आई ए या आई ए हो, या एक कंडीशन और भी होती है आई ए हो या आई ओ हो, क्योंकि यहाँ पर जो ए एलील है वह ओ पर प्रभावी होता है। तो जब ये दोनों जीनोटाइप होते हैं तो मानव का रक्त वर्ग क्या होता है? ए होता है। बी कैसे होता है? जब आई बी
और आई बी दोनों ओर से आ जाए, यानी माता और पिता दोनों की ओर से आ जाए, अथवा आई बी और एक ओर से आई ओ आ जाए। यहाँ बी जो है एलील वो ओ पर क्या होता है, प्रभावी होता है, तो ये रक्तवर्ग हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए बी सिर्फ एक तरह से संभव है कि अगर एक पेरेंट से ए आ जाए, आई ए वाला एलील, और दूसरे से ये बी आ जाए, तो यहाँ पर रक्तवर्ग ए बी हो जाता है। तो यहाँ पर ए और बी आपस में दोनों क्या है, सह प्रभावी है। और ओ कैसे हो सकता है, ओ सिर्फ इसी तरह से हो सकता है जब दोनों ओर से, दोनों जनकों से ये वाली एलील्स आकर मिले, ये रक्तवर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें रक्तवर्ग का होना, पाया जाना जो एक आनुवंशिक लक्षण है, और वह किस पर निर्धारित हो रहा है, वह आई जीन, जो एक आई जीन है, इसके दो से अधिक क्या हैं, एलील्स हैं। जबकि मेंडल के हिसाब से जैसे यहाँ लंबाई का गुण था तो इसके दो ही एलील थे, जो डोमिनेंट एलील था टी, और जो रिसेसिव एलील था वो स्मॉल टी था। यहाँ पर तीन एलील्स हैं, और ये तीनों एलील्स मिलकर रुधिरवर्ती वंशानुगति का मानव में निर्धारण करते हैं। ए आप भी आपने देखा, ये कैसे संभव होगा रक्तवर्ग ए, जब दोनों ओर से ए आ जाए, दोनों जनकों से, या एक जनक से ए आए और एक जनक से ओ वाला एलील आए। उसी प्रकार से बी वाला, जब दोनों ओर से बी आ जाए, या एक ओर से बी आए और दूसरे ओर से ओ आए। ए भी तभी संभव है जब एक जनक से आई ए वाला एलील आए और दूसरे से आई बी वाला प्राप्त हो, तभी ए बी होगा। और ओ तभी संभव है जब दोनों जनकों से आई ओ वाला एलील आए, तो इस तरह से होता है। तो भी आप बहुएलीलता का आपने अभी अध्ययन किया। अब पारस्परिक जीन प्रक्रिया के, अंतर एलीली पारस्परिक जीन क्रिया के अंतिम उदाहरण, जो कि बहुप्रभावी जीन या घातक जीन है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में से लीथल जीन कहते हैं। लीथल जीन एक बहुप्रभावी जीन होती है, मतलब जब किसी आनुवंशिक लक्षण का नियंत्रण करने वाली जीन जो एक से अधिक प्रभाव रखती है, तो ऐसी जीन को बोलते हैं बहुप्रभावी जीन। यहाँ पर घातक जीन भी जो है बहुप्रभावी जीन है। यह कोई एक आनुवंशिक लक्षण का तो नियंत्रण करती है, और विशेष अवस्था में यह जब अपनी प्रभावी अवस्था में आ जाती है यह जीन किसी सदस्य में, तो वह उसकी मृत्यु का भी कारण बन जाती है। मृत्यु करने के कारण इसको हम घातक जीन भी कहते हैं। जैसे चूहों में जो है क्यूनाट ने देखा, जब चूहों की आबादी का अध्ययन किया क्यूनाट ने सन 1950 में, तो यह पाया कि चूहों की जो आबादी होती है उसमें एलो और जो दूसरी चीज वैरायटी को मिली अगौटी, इसके बाल एलो थे, सुनहरे थे, और ये अगौटी मतलब ब्राउन। इसमें जो रेशियो आबादी में प्राप्त होता है वो 2:1 होता है। तो आबादी के रेशियो के हिसाब से जब देखा गया तो इसका मतलब क्या है कि एलो वाला जो कलर वाला गुण है वो अगौटी पर क्या है, प्रभावी है। तो क्यूनाट ने अपने अध्ययन करके बताया कि चूहों के आबादी में एलो और अगौटी में 2 संबंधी 1 का रेशियो मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि एलो वाला कैरेक्टर क्या है, एक प्रभावी है। लेकिन क्यूनाट ने भी जब आगे अध्ययन किया तो पाया कि जो एलो होते हैं वो कभी भी समयुग्मजी नहीं होते हैं, हमेशा जो होते हैं विषम युग्मजी होते हैं। ये कैसे इसको पता लगा, जब उसने यहाँ पर जो एलो और अगौटी का जो रंग निर्धारण करने वाली जो जीन है वो वाई है। अब इसका प्रभावी जीन होता है स्मॉल वाई। तो यहाँ पर जो एलो है वो वाई पर जो है प्रभावी गुण रखता है, लेकिन आभासी है। ये क्यों आभासी है अभी आप समझ जाएंगे। जब यहाँ पर एलो का उसने फिर एलो से क्रॉस कराया तो देखिए उसको क्या रिजल्ट मिल रहा है।
एक और हम मेल के गैमेट ले लें, एक और फीमेल के। अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो यहाँ क्या आना चाहिए, ये भी येलो होना चाहिए, ये भी येलो होना चाहिए, ये भी येलो, और ये क्या होना चाहिए, अगौटी होना चाहिए। यानी येलो अगौटी में रेशियो मिलना चाहिए कितना, 3 संबंधे 1 का। लेकिन जब क्यूनार्ड ने पाया कि जो चूहों की आबादी में कोई भी उसे ऐसा पीला चूहा नहीं मिला जो ऐसा होता हो, समयुग्मजीव होता हो, हमेशा जो येलो चूहे मिल रहे थे वो कैसे थे, विषमयुग्मजीव। तो ये जो 3:1 का रेशियो है ये वास्तव में क्या प्राप्त हो रहा था, 2:1 का फिनोटाइपिक रेशियो मिल रहा था यहाँ पर। तो यहाँ से इस रिजल्ट की व्याख्या करने के लिए उसने घातक जीन का जो है एक परिकल्पना बनाया। तो यहाँ घातक जीन क्या है, जब यह जीन के जो एलील हैं जब अपने समयुग्मजीय अवस्था में आ जाते हैं तो ये इसकी मृत्यु का क्या हो जाते हैं, कारण हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी समयुग्मजीय पीला चूहा क्यूनार्ड को प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर कैपिटल वाई जीन अपने समयुग्मजीय अवस्था में जीवधारी की मृत्यु का कारण हो जाती है और ये अपना एक आनुवंशिक लक्षण का नियंत्रण तो करती ही करती है। इसलिए ऐसी जीन को हम क्या बोलते हैं, घातक जीन। और यह एक बहुप्रभावी जीन है क्योंकि यह अपना आनुवंशिक लक्षण तो नियंत्रण कर ही रही है, साथ ही साथ विशेष अवस्था में यह जीवधारी की मृत्यु का कारण भी बन रही है। इसलिए रेशियो यहाँ पर 3:1 का ना मिलने की जगह क्या मिल रहा है, 2 संबंधे 1 का मिल रहा है। तो जब एलो में कराया तो ये मिला, उसको पता लगा, जिससे बताया उसने क्यूनार्ड ने कि एलो वाला जो है वह क्या है, वह अगौटी से पर प्रभावी होता है। लेकिन कभी भी जो एलो चूहे होते हैं वह जो है समयुग्मजीय नहीं होते हैं क्योंकि ये हमेशा विषमयुग्मजीय होते हैं, क्योंकि समयुग्मजीय अवस्था में कैपिटल वाई वाला जो भी इंडिविजुअल है वह जिंदा नहीं कभी मिलता। तो इसका पता बाद में जो है कैस्टल और लिटिल, दो वैज्ञानिक थे कैस्टल और लिटिल, इन्होंने पाया कि मादा चूहे के गर्भाशय में जो है कुछ मृत जो चूहे मिले उनमें यह जीन अपनी किस अवस्था में था, अपने समयुग्मजीय प्रभावी अवस्था में था। अर्थात कभी भी कोई जीवित चूहा जो है पैदा नहीं होता, अगर बनता भी है तो माँ के गर्भ में क्या हो जाता है, मर जाता है। इसकी पुष्टि कैस्टल और लिटिल नामक वैज्ञानिकों ने की थी बाद में। अब यहाँ पर देखें जब एलो और अगौटी में क्रॉस कराया जाएगा तो क्या होगा, अभी हमको मालूम चल गया कि एलो हमेशा कैसा होता है, विषमयुग्मजीय होता है, और अगौटी कैसा होगा, इस जीनोटाइप वाला होगा। जब इसमें क्रॉस कराएंगे तो देखिए क्या मिलना चाहिए। यहाँ पर कैपिटल वाई इधर ले लेते हैं, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो 50% क्या प्राप्त हो रहा है, एलो, और 50% अगौटी। यहाँ पर जो रिजल्ट मिल रहा है 50% एलो प्राप्त हो रहा है और 50% क्या हो रहा है, अगौटी प्राप्त हो रहा है। अब इसकी तुलना जरा मेंडल से करिए। मेंडल में क्या होता था, कैपिटल टी इधर है, प्योर डाब जब एक गुण संकरण कराते थे तो ये जो हाइब्रिड टाल होता था, ये हाइब्रिड टाल इसी तरह से है जैसे यहाँ पर ये एलो है, ये हाइब्रिड यहाँ भी है। और जब इसका सेल्फिंग इसी से कराते थे तो यहाँ मेंडल को क्या फिनोटाइपिक रेशियो मिलता था, 3:1। और जबकि यहाँ इस विषमयुग्मजीय का जब आपस में क्रॉस कराते हैं, जैसे ये क्रॉस है तो यहाँ 3:1 मिल रहा है और यहाँ क्या मिल रहा है, 2:1। तो ये क्या है, मेंडलवाद का क्या हो गया, अपवाद हो गया। और यहाँ पर ये व्याख्या करने के लिए कि क्यों 2:1 हो गया, एक घातक जीन का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया। तो अब इसके साथ ही हमने जो है अंतर एलीली पारस्परिक जीन प्रक्रिया का अध्ययन पूरा कर लिया। अब हम लोग पारस्परिक जीन प्रक्रिया के दूसरे भाग जो कि अंतर जीनी पारस्परिक जीन प्रक्रिया है
उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखें कि अंतरजीनी पारस्परिक जीन प्रक्रिया क्या है और उसके उदाहरणों का अध्ययन हम करें। अंतरजीनी पारस्परिक जीन प्रक्रिया, अंग्रेजी में से इंटरजेनिक इंटरएक्शन ऑफ जीन्स कहते हैं। यहाँ पर किसी आनुवंशिक लक्षण का नियंत्रण एक से अधिक स्वतंत्र जीनों के द्वारा होता है और ये स्वतंत्र जीनें गुणसूत्रों पर अलग अलग बिंदु पथों पर स्थित होती हैं, जीन लोकाई पर स्थित होती हैं और ये मिलकर किसी एक आनुवंशिक लक्षण का जो है नियंत्रण करती हैं। इसमें हम लोग पहला उदाहरण देखेंगे, प्रबलता। इसे हम इपीस्टैसिस भी कहते हैं अंग्रेजी में, इपीस्टैसिस। आइए इपीस्टैसिस क्या होता है और इसको हम समझें। इपीस्टैसिस क्या है? जब किसी आनुवंशिक लक्षण का नियंत्रण दो स्वतंत्र जीनें जो अलग अलग गुणसूत्रों पर अलग अलग बिंदु पथों पर स्थित हो, इस प्रकार से करें कि उनमें से कोई एक जीन अपनी प्रभावी या अप्रभावी अवस्था में दूसरे जीन के प्रभाव को ढक लेती हो, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रबलता बोलते हैं। प्रबलता भी दो प्रकार की होती है, प्रभावी प्रबलता और अप्रभावी प्रबलता। प्रभावी प्रबलता में जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढकती है उसे हम प्रबल जीन कहते हैं, एपिस्टैटिक जीन कहते हैं, डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। और जिस जीन का प्रभाव ढक लिया जाता है उसे हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। अब एक उदाहरण द्वारा से हम समझें प्रभावी प्रबलता को। प्रभावी प्रबलता इसे हम कहेंगे डोमिनेंट एपिस्टैसिस। डोमिनेंट एपिस्टैसिस यहाँ पर जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढकती है, जिसे एपिस्टैटिक जीन कहते हैं, वो अपनी प्रभावी अवस्था में यह कार्य करती है। इसका उदाहरण है मुर्गियों में इच्छकों के रंग की वंशानुगति अंग्रेजी में से कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ प्लूमेज इन फाउल। इनहेरिटेंस ऑफ प्लूमेज इन फाउल। प्लूमेज क्या होता है? आपने देखा होगा, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं प्लूमेज। अब दो तरह के इसमें कंडीशन हो सकते हैं। इसमें या तो सिर्फ वाइट कलर के फेदर हो या कलर्ड हो। वाइट के होते हैं तो वाइट प्लूमेज कहा जाता है और कलर्ड होते हैं तो कलर्ड प्लूमेज। ये जो आनुवंशिक लक्षण क्या है, प्लूमेज का क्या कलर होगा, और इसका नियंत्रण दो जीनें करती हैं जो क्या होती है, कैपिटल आई और कैपिटल सी। आज प्रत्येक के जो है
ये डोमिनेंट एलीलें हैं, इनकी रिसेसिव एलीलें में होती हैं। तो किस प्रकार से करती हैं, यहाँ पर आप देखें, जब कैपिटल आई और कैपिटल सी होता है, ठीक है, तो यह पिच्छक का जो कलर होता है वो वाइट होता है और इस किस्म को बोलते हैं वाइट लेगहॉर्न। फाउल की वैरायटी को बोलते हैं वाइट लेगहॉर्न। और यहाँ भी आप देखें, यहाँ भी पिच्छकों का रंग वाइट होता है और ये जो वैरायटी होती है वाइट कलर के प्लूमेज वाली, इसको बोलते हैं वाइट प्लाई माउथ। और देखिए ये भी वाइट प्लूमेज वाली वैरायटी है। यहाँ भी पिच्छकों का कलर जो होता है वो वाइट होता है, वाइट प्लूमेज होता है। और एक और वैरायटी होती है, ये जो होती है कलर्ड। यहाँ प्लूमेज का जो कलर होता है वो रंगीन होता है, एक कलर्ड वैरायटी है। तो श्वेत पिच्छक कब विकसित होते हैं, जब ये जो यहाँ पर देखें ये कलर कैसे बन रहा है पिच्छकों का, जब कैपिटल सी अपनी डोमिनेंट अवस्था में हो तो पिच्छकों का रंग क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। तो कैपिटल सी तो यहाँ भी है, यहाँ भी होना चाहिए क्या, कलर्ड होना चाहिए, और यहाँ भी कलर्ड होना चाहिए, यहाँ भी कैपिटल सी है। लेकिन यहाँ पर क्यों कलर्ड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी जीन है कैपिटल आई, यह कैपिटल सी को कलर्ड बनाने से क्या हो रही है, रोक रही है, यहाँ जो है रोक रही है, और यहाँ भी कलर्ड बनाने से ये जो है क्या है, रोक रही है। तो ये जीन क्या हो जाएगी, कैपिटल आई, ये हो जाएगी अब किस अवस्था में रोक रही है, अपनी डोमिनेंट अवस्था में रोक रही है, इसलिए ऐसी जीन को बोलेंगे डोमिनेंट। और रोक रही है तो प्रबल है, डोमिनेंट एपिस्टैटिक ये जीन हो जाएगी जो है कैपिटल आई। यहाँ पे जिस जीन का प्रभाव ढक लिया जा रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल सी का प्रभाव क्या हो रहा है, ढक लिया जा रहा है, इसलिए कैसी जीन हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है, अब आप प्रभावी प्रबलता को समझ सकते हैं। यहाँ पे किसी आनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण, तो आनुवांशिक लक्षण क्या है, प्लूमेज का जो कलर होगा वह कौन सा कलर होगा, सफेद होगा कि रंगीन होगा, ये एक आनुवांशिक लक्षण। इसका नियंत्रण कौन जीनें कर रही है, दो जीनें कर रही है, आई कर रही है और सी कर रही है, ठीक है ना। और किस तरह से कर रही है, ये अभी मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ जब कैपिटल आई जीन अपनी डोमिनेंट अवस्था में होती है तो इस कैपिटल सी के प्रभाव को क्या हो रही है, ढक ले रही है, हाइपोस्टैटिक है, हाइपोस्टैटिक। तो यहाँ पर जो कैपिटल आई जीन है वो डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन है और ये कैपिटल सी जीन कैसी है, हाइपोस्टैटिक जीन है। और ये घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रभावी प्रबलता बोलेंगे। अब इसी का हमने क्रॉस बना के आपको दिखाना है कि क्या रेशियो मिलेगा F2 PD में। तो इसका आइए हम लोग देखते हैं। प्रभावी प्रबलता, डोमिनेंट एपिस्टैसिस। अभी इसके आप देखिए, यहाँ पर हम दो सफेद रंग के पिच्छक वाली की वैरायटी लेंगे, कैपिटल आई और कैपिटल सी। और ये कौन सी वैरायटी है, इसको बोलते हैं वाइट लेगहॉर्न। अभी मैंने आपको समझाया था, ये जनक हो जाएगा P1 और इसका क्रॉस किससे कराएंगे, डबल रिसेसिव वाले से, स्मॉल आई स्मॉल सी, ये P2 हो जाएगा। ये भी वाइट वैरायटी है और इसको बोलते हैं वाइट प्लाईमाउथ। तो दो श्वेत संकर हैं,
एक ये जीनोटाइप वाले और एक जीनोटाइप वाले। अब यहाँ पर जब आप क्रॉस कराएंगे तो F1 में इस तरह का हाइब्रिड मिलेगा, ये हो गया F1। इसमें भी प्लूमज कलर क्या होगा, वाइट होगा। और ये हाइब्रिड होगा। और ये दोनों कैसी वैरायटी थी, प्योर वैरायटी थी। तो दो, और ये जो क्रॉस की तो वाइट प्लूमज वाली एक हाइब्रिड वैरायटी हुई, इसे वाइट प्लूमज कहते हैं। जब इसी से यहाँ पर क्रॉस करा देंगे IICC, तो F2 में रेशियो देखिए क्या मिलना चाहिए। तो अगर आप चेकर बोर्ड बनाएंगे, बना के दिखा भी देते हैं, तो यही रिजल्ट आएगा IICC, फिर I इसके साथ आ जाएगा स्मॉल cc, फिर ये आ जाएगा स्मॉल i कैपिटल CC, और यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल i CC। ये आपको 9 बार मिलेगा, ये 3 बार मिलेगा, ये भी 3 बार मिलेगा, और ये 1 बार मिलेगा। चेकर बोर्ड बनाएंगे आपको यही रिजल्ट मिलेगा। बना के देख भी लेते हैं। स्मॉल I कैपिटल C, कैपिटल I स्मॉल C, स्मॉल I स्मॉल C। अब जब भी इसको करेंगे, ये भरेंगे पूरा, तो रिजल्ट आपको यही प्राप्त होगा। समय बचाने के लिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दी है, जब आप इसको भरेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। अब देखिए ये इसका क्या होगा, कलर इमेज में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाइट होगा। क्यों वाइट होगा, क्योंकि इस कैपिटल C को कलर बनाने से ये जो जीन क्या है, डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन रोक देगी, तो प्लूमेज का कलर यहाँ वाइट हो जाएगा। यहाँ क्यों वाइट होगा, क्योंकि यहाँ जो कलर बनाने वाली जीन है खुद अपनी अप्रभावी अवस्था में है। एक तो प्रभावी अवस्था में, दूसरा ये जो है इसको दबाने वाली जीन खुद अपने प्रभावी अवस्था में यहाँ विद्यमान है, तो ये भी इसका प्लूमेज का कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। और यहाँ पर ये कलर बनेगा क्योंकि यहाँ कैपिटल C जीन है, और उसको यहाँ पर जो दबाने वाली ये जीन जो है अपने प्रभावी अवस्था में नहीं है, इसलिए यहाँ पर C अपना जो है फिनोटाइप प्रदर्शित कर जाएगा। और यहाँ पर जो प्लूमेज कलर है वो कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। और यहाँ देखें, यहाँ कैपिटल C जीन अपनी अप्रभावी अवस्था में है, इसलिए कलर नहीं बना पाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। अब वाइट 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 अगर सब जोड़ लिया जाए तो 9 और 3 12, और एक क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ पर 13 वाइट हो गया और 3 क्या हो गया, कलर्ड हो गया। तो यहाँ पर वाइट 13 और ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा कलर्ड हो जाएगा। ठीक, ये आपका F2 रेशियो ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक गुण संकरण में F2 रेशियो 3:1 मिलता है। यहाँ क्या मिल रहा है, 13:3 मिल रहा है। ये भी मेंडलवाद का क्या है, अपवाद है। इसके बाद हम लोग अप्रभावी प्रबलता को पढ़ेंगे।